चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, वास्को डी गामा की जगह खुद को रखकर देखते हैं। महीनों से यूरोप का उबला बेस्वाद बासी मांस खा खाकर जी ऊब चुका है और अब एक ऐसे देश की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं जहां पहुंचना उस दौर में हर यूरोपियन का सपना था। ये कहानी है इतिहास के सबसे खतरनाक और सच कहूं तो दुनिया का नक्शा बदल देने वाले एक समुद्री सफर की। लेकिन पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर कोई मसालों के लिए मौत के मुंह में क्यों जाएगा? क्या सच में कुछ काली मिर्च और लौंग की कीमत किसी की जान से ज्यादा हो सकती है? इस सवाल का जवाब छिपा है 15वीं सदी के यूरोप के बेस्वाद और बोरिंग खाने में। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में गोता लगाते हैं। वो थी मसालों की भूख, जिसने पूरे यूरोप को बेचैन कर रखा था। जरा फर्क देखिए, एक तरफ है 15वीं सदी का यूरोप, जहां कड़कड़ाती ठंड में खाने की मेज पर बस बेस्वाद उबला हुआ या फिर नमक में लपेटा हुआ सूखा मांस होता था, और दूसरी तरफ भारत, मसालों की एक जादुई दुनिया, जहां काली मिर्च, लौंग और दालचीनी जैसे मसाले न सिर्फ खाने में जान डाल देते थे बल्कि उसे सड़ने से भी बचाते थे। अब दिक्कत ये थी कि ये मसाले यूरोप में नहीं उगते थे। सदियों से अरब के व्यापारियों ने जमीन के रास्तों पर अपना कब्जा जमा रखा था। मतलब वो भारत से सस्ते में मसाले खरीदते और यूरोप के बाजारों में उन्हें सोने के भाव बेचते थे, और बीच में उस्मानिया साम्राज्य एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ा था। इसीलिए पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों के लिए एक नया समुद्री रास्ता खोजना सिर्फ एक चाहत नहीं बल्कि एक मजबूरी बन गई थी। तो अब कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं और मिलते हैं उस जिद्दी नाविक से जिस पर पुर्तगाल के राजा ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला था। वैसे भारत को खोजने की कोशिशें पहले भी हुई थीं। साल 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक नाविक अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा तो था, लेकिन वहां समंदर का जो खौफनाक रूप उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। उसने उस जगह का नाम ही रख दिया तूफानों का अंतरीप और डर कर वापस भाग आया। लेकिन पुर्तगाल के राजा मैनुएल प्रथम के सीने में मसालों की आग वो अभी भी जल रही थी। डियाज के लौटने के लगभग 10 साल बाद राजा ने दरबार में एक ऐसे शख्स को बुलाया जिसकी आंखों में समंदर का खौफ नहीं बल्कि उसे जीतने का जुनून था। उसका नाम था वास्को डी गामा। राजा ने पूछा, क्या तुम वो कर सकते हो जो डियाज नहीं कर पाया? वास्को ने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, अगर समंदर ने मुझे नहीं निगला तो मैं पूरी दुनिया का व्यापार आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा, मौत से आमना सामना, वो भी अटलांटिक महासागर की जानलेवा गहराइयों में। ये कोई आम समुद्री यात्रा नहीं थी। अटलांटिक में लहरें 10-10 मंजिला पानी की इमारतों की तरह जहाज़ों पर टूट रही थीं। और फिर एक खामोश दुश्मन ने हमला किया, स्कर्वी। ताज़ा खाना न मिलने से नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा, दांत सड़-सड़ कर गिरने लगे। जहाज एक तैरते हुए मुर्दा घर जैसा बन गया था, और जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी दम तोड़ रही थी। अब जाहिर है बचे खुचे नाविकों का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने वास्को डी गामा के सामने बगावत कर दी। वो उसके घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, कप्तान वापस चलो, हमें नहीं चाहिए कोई सोने की चिड़िया या मसाले, हमें बस जिंदा अपने घर वापस जाना है। लेकिन वास्को डी गामा किसी और ही मिट्टी का बना था, एकदम सनकी और जिद्दी। उसने अपनी तलवार निकाली और दिशा बताने वाले सारे उपकरण एक एक कर समुंदर में फेंक दिए, और फिर चीख कर बोला, सब सुन लो, अब हमारे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। या तो हम भारत पहुंचेंगे या फिर ये समुंदर ही हम सबकी कब्र बनेगा। कई महीनों तक मौत से जूझने के बाद आखिरकार कहानी का रुख बदलता है। खौफ की जगह अब हैरत और एक नई दुनिया की खोज है। 20 मई 1498 की सुबह, सोचिए, हवा के एक झोंके के साथ एक ऐसी दिव्य खुशबू आई जिसके लिए उन्होंने मौत का समंदर पार किया था। ये चंदन, इलायची और काली मिर्च की नशीली खुशबू थी। कोहरा छटा और सामने नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की कतारें थीं। वो भारत के कालीकट तट पर अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। और यहाँ जो हुआ वो एक तरह से कल्चर शॉक था। कालीकट के शक्तिशाली राजा ज़ैमोरिन सोने के सिंहासन पर बैठे थे। उनका पूरा शरीर हीरों और सोने से लदा था, और उनके सामने कौन खड़ा था? महीनों से बिना नहाया धोया वास्को डी गामा, जिसने तोहफे में कुछ ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और शहद पेश किया। दरबारियों की तो हंसी छूट गई, लेकिन
राजा ज़ैमोरिन ने भारतीय परंपरा का मान रखते हुए मेहमान का स्वागत किया और उन्हें व्यापार की इजाज़त दे दी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से में। जो खजाना मिला वो अपने साथ एक भयानक अभिशाप भी लेकर आया। तो वास्को डी गामा जब मसालों से भरे अपने जहाज लेके पुर्तगाल वापस लौटा ना, तो जैसे भूचाल आ गया। यात्रा का सारा खर्च और नुकसान निकालने के बाद भी उसे उस एक खेप से पूरे 64 गुना का, जी हाँ 64 गुना का शुद्ध मुनाफा हुआ। ये खबर ये यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गई। स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन सबकी रातों की नींद हराम हो गई। हर कोई अपने जहाज समंदर में उतार रहा था और सबकी जुबान पर एक ही रट थी, चलो भारत। और यहीं से कहानी का सबसे काला अध्याय शुरू होता है। जिन पुर्तगालियों का मेहमानों की तरह स्वागत हुआ था, उन्होंने व्यापारिक चौकियों को धीरे धीरे किलों में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने तोपें तान दी, उनके पीछे डच आए, फ्रांसीसी आए और आखिर में अंग्रेज। अब उनकी नज़र सिर्फ मसालों पर नहीं, बल्कि पूरी की पूरी सोने की चिड़िया पर थी। व्यापार के नाम पर लूट का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने दुनिया के सबसे अमीर देश की कमर तोड़ कर रख दी। लेकिन एक सवाल है, क्या भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा था जिसे कोई भी खोज ले? नहीं, वास्को डी गामा ने भारत की जमीन तक पहुंचने का एक समुद्री रास्ता जरूर खोजा था, लेकिन दुनिया को असली भारत का अंदाजा तब हुआ जब इसी देश ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ फेंका। भारत को कोई खोज नहीं सकता, ये वो सनातन सत्य है जो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। और इस तरह मसालों की एक हल्की सी खुशबू से शुरू हुई यात्रा ने दुनिया को उसका सबसे बड़ा सबक सिखाया। आप सोने की चिड़िया को कुछ वक्त के लिए पिंजरे में कैद तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी उड़ान को हमेशा के लिए कोई नहीं रोक सकता।